हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, उसी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक सीरीज चला रखा है जो यूपीएससी का जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसका जो जनरल स्टडीज समान अध्ययन के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने शुरुआत किया था कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर से शुरू किया था, अब उसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। अब जैसे इस समय हम चल रहे हैं सीबीआई का जो डीएसपी रैंक की पोस्ट होती है उसके लिए यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट करती है उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट टू डिस्कस करेंगे जिसमें पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जनरली देखिए एक ऐसी पोस्ट होती है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है, उसकी एक डीएसपी रैंक की जो पोस्ट होती है ये यूपीएससी क्लियर कर मतलब कंडक्ट करवाती है एग्जाम। उसके कुछ पेपर्स होते हैं उसमें जनरल स्टडी जो किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी का हम क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ट्रेंड क्या होते हैं। उस ट्रेंड को हम देखते हुए अपने आने वाले आईएएस या फिर पीसीएस के एग्जाम्स या फिर एनडीएस सीडीएस सीएपीएफ ईपीएफओ जो भी एग्जाम्स होंगे आने वाले समय में उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। जब हम किसी टॉपर से सुनते हैं तो वो दो चीज़ जनरली प्रेफर करते हैं सभी लोग, टॉपर्स हों या फिर जो सेलेक्टेड लोग हों, सभी लोग यही प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने एग्जाम्स का सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें हमारे पास होना, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का, प्लस उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जाम्स के अलावा भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि कंडक्ट करवाता है, तो उसके भी पेपर हमें स्टडी करना है। हम एनडीए सीडीएस एपीएफ ईपीएफओ आईएएस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर यूपीएससी इसके अलावा भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती है या कंडक्ट करवाती है, जैसे कंबाइंड इंजीनियरिंग कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टैटिक सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी जीएस का जो क्वेश्चंस होता है हम अपनी एक नोट बुक बना के रखें जिसे हमें रिवीजन के लिए और हमें पता चल सके कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे देखिए जो हाईएस्ट टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आईएएस में पूछे जाते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। उनमें से 20-30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत जो है कि नॉर्मल होते हैं, और ये जो है कि कहीं ना कहीं उसके द्वारा अलग एग्जाम जो कंडक्ट किए गए होते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया आप सीबीआई डीएसपी रैंक का जो कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है, या फिर एनडीए की तैयारी करें या सीडीएस की तैयारी करें। अभी जो हम पॉलिटी का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, जो पॉलिटी का सवाल हम डिस्कस करेंगे इसमें आप देखेंगे 30 क्वेश्चन ओवरऑल वाले, ठीक है, 30 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सीबीआई डीएसपी रैंक की है ये देखिए 3 सेक्शन में डिवाइड करके कर रहा है। एक में आपका जनरल स्टडी कर रहा है, दूसरे सेक्शन में आपका जो है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो मैथमेटिक्स, और उसके बाद जो है कि रीजनिंग का एप्टीट्यूड का होता है उसका है 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो स्पेशल पॉलिटी का है। ठीक है, तो आज हम वही जो पार्ट टू हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने जनरल स्टडी का कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री का, जो हमारा पार्ट टू होगा। 30 क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के, ये सीडीएस के, सॉरी जो डीएसपी के हैं, ये जो हमें हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे जो मैं 30 क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, इसमें से आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन कोई एक्सेप्शन होता है तो हम मान लेते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये यूपीएससी या फिर किसी और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो, देखिए पार्ट सी का है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। अब इसमें पूछा हुआ है सवाल में कि जो जो हमारा संविधान है उसमें कुछ चीजें हम विदेशों से मतलब उनकी नकल या फिर उधार लिए, बोरो किए। देखिए क्या, बोरो फ्रॉम, जैसे मान लिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा। बहुत हम लोगों ने किसी और कंट्री से उनका कॉपी किया है। सवाल ये भी किया जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार का थैला है, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है आपको कि उधार का थैला है या नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पूछा गया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कुछ कहाँ से बोरो किया गया। जैसे
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट कहाँ से ली गई है, रेसिडुअल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की कहाँ से ली गई है। देखिए फंडामेंटल राइट हमें पता है कि ये पार्ट आपका 3 में आता है और आर्टिकल जो होता है आपका 12 से लेकर के 35 के बीच में होता है। और समझ रहे, तो अगर आपको देखना है कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो, रेसिडुअल पावर कनाडा से या फिर ब्रिटेन से कर सकते हो, फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो कि आप किससे कर सकते हो, इसको आपको एनालिसिस करना होता है। तो अब आप जब उसमें जाएंगे लक्ष्मीकांत देखेंगे तो उसमें एक पेज दिया गया है, ठीक है, एक पेज दिया उसमें अलग से पूरा दिया गया कौन से संविधान से कहाँ से लिया गया। देखिए लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है वहां से लिए, और भी जो कुछ हमें लगा कि इस कंट्री का अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट है, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की बेस्ट है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया राजीव अहीर की काफ़ी फेमस है, रमेश सिंह इकोनॉमिक के लिए फेमस है। तो जो हमें अच्छा लगता है हम उसकी बुक को प्रेफर करते हैं। कुछ लोग सीबीएसई आईएससी बोर्ड की प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी की प्रेफर करते हैं। तो जिसको जो सूटेबल लगे, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, अगर हम कहें कि डी का दूसरा होना चाहिए तो अब देखिए डी का दूसरा या चौथा होगा, तो आप इतना समझ लीजिए कि सी और डी होगा नहीं, अब इन्हीं में से होता। अब ए भी देखिए कि डी का, सॉरी डी का दूसरा है और ए का चौथा कंफर्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके आधार पे किया। अब हमें बी और सी में मतलब अलग करना है, यूपीएससी का एक ट्रिक है। अगर आप यूपीएससी का हर एक ऑप्शन को सही गलत आइडेंटिफाई करने चलें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना एब्सोल्यूट नहीं होते, प्रपोर्शन में होते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली या अप्रोप्रिएट, मतलब 100% कोई ना तो पूरी तरह से सही होता है और ना ही 100% कोई पूरी तरह से गलत होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि क्या है। जैसे मैंने आपका 50% सॉल्व हो गया, तो आपको आगे कैसे करना वो कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 92 पे। कह रहे हैं कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल 41 300A 19 एंड 38 का दिया है। तो आपको देखिए जनरली मैं यहाँ पे बता के चला जाऊँ, चलिए अच्छा डी है सी है बी है जो भी है, ये सही नहीं होगा। तो अब देखिए जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसी के अंतर्गत, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसमें हमने फंडामेंटल राइट में कुछ अमेंडमेंट किए। हमारा फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेवंथ फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अब हमारे जो है कि 6 ही फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल राइट को हमने हटा दिया। और वो फंडामेंटल राइट जो हमने हटाया एक, तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल एज ए फंडामेंटल राइट के आधार पे हटा दिया एज ए फंडामेंटल। अब हम इसको राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। तो अब देखिए अगर आप सी को मानते हैं तो पहली बात तो फंडामेंटल राइट रहा नहीं आपका, ये हट गया। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पूछता है तो आपका इसी में होता है राइट टू प्रॉपर्टी, आपका आर्टिकल 19 में था, बट एट प्रेजेंट टाइम में सवाल है तो ये नहीं होगा। 38 एंड 41 ये दोनों आपके फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी में आते हैं। तो बचा कौन आपका 300A ही बचा ना। तो हम अमेंडमेंट करके हम राइट टू प्रॉपर्टी को ले जा करके 300 आर्टिकल था उसमें ए जोड़ दिए। अब इसको हम क्या बोलने लगे, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पार्ट 20 में आता है आपका, ठीक है, पार्ट 20 में आता। इज दैट क्लियर? इतना हो गया। अब हम आगे आते हैं बात करेंगे, क्योंकि राइट टू फ्रीडम में आप एक्सप्रेशन 19 है क्वेश्चन, समझ डीपीएसपी का उधर बच जाता। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
93 में कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग द सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म। अब देखिए ये जीके का सवाल है, ठीक है, ये जीके का सवाल है। प्रतिभा पाटिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह करके हैं। तो देखिए प्रतिभा पाटिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं हो सकते, बात समझ रहे। जाकिर हुसैन और ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अब जहां तक हमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आप इसको जीके का सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आ रहा, नहीं आ रहा तो इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगेगा, तुक्का मारो, उसके बाद रट्टा मारो जिंदाबाद करके आप कर सकते हो, या फिर कह सकते हो ए है या फिर डी को मार सकते हो। मैंने आपको 50% लीड्स दे दिया है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्रेसिडेंट कौन से कार्यकाल के लिए था। देखिए एक बार क्या होता है, पीसीएस में सवाल पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा भी दिया गया था ऑप्शन में कि कौन सा इसमें जो 12th रैंक का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। अब देखिए 94 क्वेश्चन, व्हेन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिजायर टू एंड ओरल आंसर फॉर द from the ministry which of the following type of the question will suitable on start short notice and question to the private members। तो देखिए क्या होता है जब हमारी पार्लियामेंट चलती है उसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, अपोजिशन के लोग होते हैं, अपोजिशन के लोग होते हैं। अपोजिशन के लोग इनसे सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर इनको जो कि आंसर देना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है, आप ओरल जो है कि आंसर दे सकते हो। कुछ होते हैं ओरल जो है कि आपका ओरल क्वेश्चंस होता है और ओरल ही जो है कि आपका जवाब दिया जाता है। तो इसमें सेक्शन बचे हुए हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो आपको जो कि अनस्टार्ट क्वेश्चन को आपको सुटेबल वुड बी सुटेबल, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए हिंदी में दिया है, संसद की प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित कौन सा सतन सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो हालांकि ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में ले चल करके आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके 94 क्वेश्चंस, ओके। अब यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन में देखिए बड़ा वो हो रहा है, एस्टीमेट कमेटी के बारे में कह रहा है क्या सही नहीं है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कमिटी द 5 ईयर, कमिटी सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी, कमिटी एग्जामिन द मनी बिल, ठीक है। फिर उसके बाद है कमिटी सजेस्टेड टू फॉर्म इन विच एस्टीमेट शैल बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। देखिए एस्टीमेट से ही ये पता चलता है कुछ ना कुछ खर्चे की बात कर रही है। तो देखिए कोई भी कमेटी जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उसका कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, 1 साल होती है, फिर उसको डिजॉल्व करके फिर आगे बढ़ाई जाती है। जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट, एक सेकंड में पेज यहाँ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जो पार्लियामेंट हमारी है, पार्लियामेंट जो हमारी है ये 3 लोगों से मिलकर के बनती है, हमें पता है। एक प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा लोकसभा होती है, तीसरा राज्यसभा होती है। ये दो अगर बिल को पास कर देते हैं, अगर ये पास कर दिए ये दोनों मिल के बिल को, तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगी और इनका असेंट के लिए, असेंट असेंट का मतलब सहमति, सहमति या फिर इनकी अनुमति, अनुमति बोल सकते हो, अनुमति के लिए, तो अनुमति के लिए जाएगी। तो जब ये अपना अनुमति दे देंगे तो ये बिल क्या है, एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बट एक चीज़ हमें ध्यान होना चाहिए कि ये बिल पास होने से पहले लोकसभा राज्यसभा से दोनों की एक कमेटी होती है, एक एक कॉपी क्या होता है भेजा जाता है, किसको सेंड किया जाता है, किसको, पार्लियामेंट कमेटी को, पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है कि देखिए लोकसभा राज्यसभा में वैसे ही गुंडा बदमाश जो कि जाते हैं, उनको काम की जरूरी चीज़ों की बजाय दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हालांकि धन बल की वजह से चले जाता है, हालांकि कुछ लोग बड़े सज्जन भी जाते हैं, एस ऑफिसर,
लेकिन इनके पास टाइम नहीं होती है सफिशियंट। ठीक है, तो क्या है, कमेटी के पास भेज दिया जाता है कि इस बिल का आप अच्छे से स्क्रूटनी करिए। बात समझ रहे हो? क्या करिए, अच्छे से स्क्रूटनी करिए, और स्क्रूटनी करने के बाद आप हमें बताइए क्या इसमें हटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए। तो ये पार्लियामेंट कमेटी का जो सवाल पूछा गया ऐसे। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या होता है, जो बजट होती है, ठीक है, बजट होता है जो मिनिस्ट्री का हो या फिर किसी डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल जो है कि ये बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना 1 फरवरी को, 1 फरवरी को क्या होता है, यूनियन बजट, बजट सबमिट किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, फिर वही पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, तो इन सभी का देखिए एक एक साल का होता है, एक एक साल पे उनको रिन्यू किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट। जनरली लोग कह देंगे 5 साल है या 6 साल, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के जो MP MLA होते हैं वो भी तो 5 साल के ही होते हैं ना। इनका होगा कि भाई 1 साल हो गया तो चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इनका हर साल जो है कि अपना पब्लिक अकाउंट का मतलब कि जो सरकार खर्च कर रही है उसके बारे में जांच करना। बात समझ रहे हो? अब आते हैं 97, क्वेश्चन नंबर 97। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। बात समझ गए? तो अब ये देखिए, जो अब ये तो बहुत ही क्लोज दे दिया, लेकिन आप इसको मत मानिए, इसको मत। अब क्या है, 42 जो आर्टिकल है, ये क्या कहता है, 142, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है एक गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप इस पे कानून बनाइए, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको ये होता है कि एडवाइज लेना होता है कुछ इशूज पे, कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पे। तो ये एडवाइज लिया जाता है अंडर आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, हालांकि मैं ये अलग से भी आर्टिकल्स का जो कि जिक्र करूंगा आप लोगों से अलग से। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि उस आर्टिकल का नहीं बता रहे हैं, इसका नहीं बता रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके फिर बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक संकट अगर आए तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखिए, ये बात कर रहे हैं कि क्या इसमें जो है कि करेक्ट है। बजट ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रोसीजर टू पास द बजट ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इज सेम एज दैट बजट ऑफ द यूनियन ऑफ। आप देखिए, सेम तो होगा, अब ये कॉन्ट्राडिक्शनरी हो रही है ना दोनों। एक में कह रहा है कि गवर्नर है, दूसरा में कह रहा है कि जो कि आपका यूनियन गवर्नमेंट है। तो आप ये देखिए, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता अंडर आर्टिकल 356 के अंतर्गत, उसमें है प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो आर्टिकल 365 है, इसमें मेंशन किया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार नहीं चलती है, ठीक है, सरकार नहीं चलेगी, तो जो गवर्नर होता है ये किससे कहेगा, प्रेसिडेंट से। भैया ऐसा है ना, आर्टिकल 365 के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, आप एक काम करिए, 356 लगा दी। तो इस वजह से सवाल कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 356 जब इम्पोज होता है तो वो के साथ एक और आर्टिकल काम करता है। कौन आर्टिकल है? 365। देखिए, कुछ है नहीं, 3 और 5 6 इधर, 6 5 इधर कर दिए। ठीक है, आगे पीछे कर दिए। तो ये तरीका होता है आपको कनेक्ट करने का। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है। कह रहा है 99, विच आर द फॉलोइंग द इंडियन स्टेट वाज एडमिटेड
एसोसिएट स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया 1974। अब देखिए, जब कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो उसमें 3 इस प्रोविंसी को छोड़ करके, जिसमें जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर प्लस हैदराबाद को छोड़कर सभी एक में समाहित हो गए। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट में थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एक स्टेट था असम। असम था। मेघालय त्रिपुरा को छोड़कर के अलग प्रोविंसी थी, बट उनको भी इंडिया में ही शामिल कर लिया गया। तो असम से ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम अलग अलग स्टेट निकल करके आए। सिक्किम निकला, सिक्किम वाली अलग एक कंट्री था, उसको जो कि इंडिया में 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि इंक्लूड किया गया। तो इसके लिए अगर आपको देखना होगा तो आप, हालांकि हम भी थोड़े से डाउट्स में हैं कौन सा स्टेट्स होना चाहिए, मणिपुर नहीं तो मेघालय नहीं होना चाहिए, जहां तक लग रहा है ये मिजोरम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। देखिए, दो ऐसे, कुछ ऐसे कमेटी हैं हमारे संविधान में या केस है हमेशा जो कि न्यूज में आते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, और ऐसे ही एक है सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, सवन सिंह कमेटी। तो हमेशा न्यूज में होते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि भाई उनको हम याद कर लें। तो जो सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया है 1983 में, एक किससे रिलेटेड है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट कमेटी एंड द रिफॉर्म ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो इनके लिए अगर आपको, मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि हमारा पूरा ऑप्शन आपको बताते चले, बट इतना यह है कि आप एक बार गूगल करें कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड। बट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में अगर करना है तो आपको ऑप्शन बी होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं कौन? सरकारिया कमीशन। हमेशा देखते हो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में झगड़ा होती रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, सेंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करिए। अभी इंटर स्टेट, देखिए, एक इंटर स्टेट होती है, एक इंट्रा स्टेट होती है काउंसिल, एक जोनल काउंसिल होती है। तो आप यहाँ पे इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच की जो कमेटी होती है, दो राज्यों की झगड़ा है तो कि इंट्रा स्टेट की बात करें तो एक राज्य के अंदर ही कमेटी बनाई जाती है। तो इंटर स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट काउंसिल होती है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कैन इंक्वायरी बिटवीन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स जी कांट बी, एक कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट इन्वॉल्व द यूनियन। अब ये देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट, तो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनके कॉन्टेक्स्ट में, अब ये बात कर रहा है कि ये इसका काम क्या है। ठीक है, क्या क्या है? फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, आप इसको बताएं। बात समझ गए? दूसरी चीज, अगर आप देखिए, ये कांट इन्वेस्टिगेट सब्जेक्ट ऑफ द इन्वॉल्विंग यूनियन। तो आपको इसमें एनालिसिस करना है और एजम्पशन की आधार पे करना। जब इंटर स्टेट दो राज्यों के बीच का है, तो राज्य के बीच में जब झगड़ा होगा तो राज्य का ही तो देखेगा। दूसरी ये भी चीज है कि इनका जो डिस्प्यूट होता है तो इसको हैंडल कौन करता है, हेड कौन करता है? केंद्र सरकार ही तो करती है। बात समझो, जब दो राज्यों में, दो भाइयों में झगड़ा होता है तो फादर ही तो मीडिएटर का काम करते हैं, या जीजा जी आ जाए, फूफा जी आ जाए। फूफा जी तो नहीं फिर सक्सेस हो पाते हैं, जीजा जी कहते हैं ना कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो समय के साथ भी पुराने होते हैं, फिर एक बार नए हो जाते हैं। ठीक है, जब साला और जीजा वाला छोड़िए वो सब। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। नॉट ऑल यूनियन टेरिटरी हैव द लेजिस्लेशन असेंबली। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमारा जो देश का संविधान का या फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर टाइप में है, दो तरह के स्टेट्स हैं। एक फुल फ्लैग स्टेट है, एक जो है कि
एक जो आपका फुल फ्लैग स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ द पावर क्लियरिटी। दूसरे जो स्टेट्स होते हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट की फीचर्स को फॉलो करते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखते हो कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया, लोग करें स्टेट हुड बनाया जा, पुडुचेरी, फिर उसके बाद दिल्ली है, फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लक्षद्वीप है, दमन द्वीप, फिर उसके बाद ये है अंडमान निकोबार है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में जो है कि असेंबली नहीं है, बिल्कुल। अब हालांकि मैं तो बता ही दिया, बिल्कुल नहीं है, इस बात को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कैसे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया में क्या है, एक तरफ आपका फेडरल, फेडरल टाइप में है, दूसरा यूनिटरी, यूनिटरी टाइप में है। अब क्या होता है फेडरल में, क्या होता है दोस्तों कि सेंटर स्टेट के बीच में सब्जेक्ट का डिवीजन होता है, जो 7th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। जैसे मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट, तो यूनियन लिस्ट एक है, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट है, और तीसरा जो कि कॉन्करेंटली, भैया ऐसा है, आप इधर कानून बनाइए, केंद्र सरकार इधर, ये किनके बीच है, यूनियन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर में स्टेट सरकार बनाएंगी, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाएंगी। तो जहाँ तो क्लियर है, तो इनको हम एज ए फुल फ्लैग स्टेट के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, फुल फ्लैग स्टेट्स के रूप में, फुल फ्लैग स्टेट के रूप में, मतलब इनका क्लियर डिवीजन है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब यूनियन की बात करते हैं तो ये यूनिटरी, यूनिटरी टाइप में होती है, मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, या स्टेट के बीच में नहीं होता है, ठीक है, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। तो एक दूसरे जो होते हैं ये आपका यूनियन टेरिटरी, टरी के नाम से जानते हैं, जिसको केंद्र शासित, शासित प्रदेश के रूप में करते हैं। देखिए इंग्लिश हिंदी में यही फायदा है कि हमें यूनियन टेरिटरी लिखने में 10 सेकंड भी नहीं लिखा होगा, केंद्र शासित प्रदेश लिखने में 20 सेकंड लगा होगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, कहेंगे हमारे पास माँ है, तो भैया यहाँ मम्मी पापा की बात नहीं हो रही, यहाँ पढ़ाई की हो रही है। तो अब देखिए कितने हमारे पास स्टेट्स हैं, स्टेट्स कितने हैं, 28 हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी कितने हैं हमारी, 8 हैं, ठीक है। कितने यूनियन टेरिटरी, 8 हम करते हैं। आप आसानी से इनको जो है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो, भैया चलिए ये है उनकी कैपिटल, ये है 8 है। अब आप कुछ लोग जानते होंगे कि 29 था, तेलंगाना बना, तो तेलंगाना बना, तेलंगाना है भी, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में एज ए यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। एज ए एक तो जम्मू कश्मीर खुद बन गया, और दूसरा लद्दाख बन गया, ठीक है, ये हो गया। और कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि हमारी जो कि 9 यूनियन टेरेटरी थी कैसे 8 हो गई, ये भी बताते हैं हम आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये तो 28 हो गए स्टेट्स, 28 से कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 8 यूनियन टेरेटरी कैसे बन गई 9 से देखिए, दादर, नागर हवेली, हवेली, दादर, दादर ना, दादर का मतलब वो नहीं, मुंबई में एक स्टेशन है बहुत बड़ा दादर, पहला हो जाता है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक यूनियन टेरेटरी होती। देखिए 2019 से पहले, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, 2019 से पहले दादर एंड नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरेटरी थी, और दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरेटरी थी। लेकिन 2019 में बाई एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन दोनों को एक कर दिया, ओनली वन यूनियन टेरेटरी
हो गई, जिसको दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के नाम से जाना जाना, पहला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी यूनियन टेरेटरी है। दूसरा फिर हम आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बनी 2019 में। तीसरी आपकी लद्दाख, लद्दाख बनी। चौथा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। पांचवा आपका दिल्ली हो गई, दिल्ली हो गई। छठा अगर मैं बात करता हूँ, सिक्स की अगर मैं बात करूँ आपका, तो आपका पौंडीचेरी, पौंडीचेरी हो गई। पौंडीचेरी एक ऐसा स्टेट से यूनियन टेरेटरी है, ये दोनों घाटों पे है, वेस्टर्न घाट पे भी है और ईस्टर्न घाट पे भी है। और इसका 3 स्टेट से बॉर्डर लगता है। जो वेस्टर्न घाट का होता है आपका केरला से लगता है, और ईस्टर्न घाट पे जो होते हैं आपका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दोनों से लगता है, ठीक है। और सातवां जो है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और आठवां और लास्ट अंडमान एंड निकोबार है। तो आप कहेंगे सवाल तो कुछ और ही पूछ रहा है, आप क्या लिख रहे हैं। बता रहा हूँ क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ से दिल्ली को अलग करिए और उसके बाद पौंडीचेरी को अलग करिए। इन दोनों यूनियन टेरेटरी में असेंबली है। क्या है? असेंबली, विधानसभा, विधानसभा। अभी देख रहे होंगे ना, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल को उठा करके मोदी जी, सॉरी फॉर द मेंशनिंग द नेम, मोदी जी का ईडी ने कहा बेटा बहुत हो गया आपका, मौका पाए सब उठा करके लाद दिए हैं। तो ये तो बहुत पॉलिटिकल ओपिनियन बन जाएगा, बट हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं कि डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी, इलेक्शन 2024 ऑफ द लोकसभा विदाउट अपोजिशन, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में ना हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर में भी असेंबली हो, फिलहाल अभी नहीं है। तो सभी जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं सभी में असेंबली नहीं है, 2 में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आगे, इसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, आप डिसाइड कर लीजिए, हमने बता दिया है अब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं एक 102 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द फर्दर एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर द SC ST लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली 70 ईयर टू 80 ईयर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा लोकसभा का जो अमेंडमेंट है जो कि ऐसा करता है। तो हम सभी को पता है कि GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। और उसके बाद और भी 93 94, इसको देख करके आप जो है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम अलग से इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 104 को आप मेक सॉरी 93 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो कि आप मेक श्योर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, नहीं नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो देखिए फेडरलिज्म का मतलब मैंने समझा दिया, जो 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट क्लियरली डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यस या नो में जवाब देना होता है। तो यही होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का अपना अपना काम होता है। इंडिया फेडरल बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली इंटाइटल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फेडरल। अभी देखिए बात यहीं पे फंस जा रही है। जो जुडिशरी है इंडिया की वो इंटीग्रेटेड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती है, इंटीग्रेटेड है। जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया है वो हाई कोर्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं इनके जुडिशरी का हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह होता है। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड ईच टायर द स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन, ये फेडरल की बात कर रहा है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर द स्पेसिफाई, बिल्कुल सही है। ये भी फेडरल का फीचर है, ये भी फेडरल का है। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर 7th शेड्यूल में, क्या तुम्हें करना है केंद्र सरकार को, क्या राज्य सरकार को करना है, क्या पंचायत को करना है, बता दिया कि भैया आप ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस करिए।
ठीक है। तो इस वजह से यही बच जाता है। अब जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस होते हैं, ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मेंशन करते, ये मेंशन किसको करते हैं, ये करते हैं आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर भी क्या मेंशन करता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल का फीचर्स नहीं है, तो जुडिशरी भी नहीं है फीचर्स किसका, फेडरल का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, एक सेकेंड देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमें पता होना चाहिए, हम इतना बता के चलो चलो भैया सही है, ये गलत है या सही है, ऐसा नहीं होता। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम अपना एक ओपिनियन बताते हैं, ठीक है, आंसर नहीं सॉल्व करते हैं, ओपिनियन बताइए। जैसे पहली बात हमें पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है क्या, जैसे भारत सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है जिसको बोलते हैं, और राज्य सरकार, तो इनको कानूनी सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होता है जो कानून का पंडित होता है। तो जो भारत सरकार का होता है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए एक पोस्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का संविधान में तो मेंशन है, बट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नहीं मेंशन। अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, पहली चीज। राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल होते हैं, जैसे केंद्र सरकार में अटॉर्नी, वैसे राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, किस लिए, कानूनी सलाह देने के लिए। इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स करता है। अब इसके बाद करें बोथ अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बिल्कुल नहीं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नहीं है, अटॉर्नी जनरल का मेंशन किया गया है। बात समझ गए। अब आगे आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अब हमें। ओके, ठीक है। अब यहाँ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट के बारे में क्या बात करना है। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम द हिज हर ऑफिस रिटन अंडर हिज हर हैंड टू हु द फॉलो द हिज हर रेजिग्नेशन एड्रेस। देखिए कह रहा है कि जब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको टाइप, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन देना है, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, रिमाइंडर में लेटर। अब वो किसको करेगा, कैसे करेगा, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट अवेलेबल अवेलेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर। अब आपको देखना है कि आप ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम एक गिलानी करके होते हैं या कोई एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो है कि खुद अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। अ, गिलानी ही होते हैं शायद, जगजीवन राम होते हैं शायद, जगजीवन राम होते हैं। वो क्या होता है सर, मैं श्योर नहीं हूँ, बस बता देता हूँ कि वो क्या होता है कि किसी वजह से प्रेसिडेंट की डेथ या कुछ हो जाता है, तो हुआ क्या कि उनको एज ए प्रेसिडेंट के रूप में फिर इलेक्ट करने की प्रोसेस आता है। तो प्रेसिडेंट होते नहीं हैं, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन दे, तो वो क्या काम किए, पहले क्या किए, रिजाइन दिए, लेटर रखे थे, फिर जाके एज ए प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिए, फिर वही लेटर जाके वो एक्सेप्ट करते हैं। बात समझ गए। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो नॉट अ करेक्ट की बात कर रहा है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये कह रहा कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। रेसिड्यूशनल पावर द वेस्टेड द पार्लियामेंट, ठीक है। President of India, the constitutional head of the executive of the union, as per the constitution of India provision, independence of the controller general of India। अब देखिए हिंदी में बता रहे हैं, कह रहा संविधान के अनुसार जो सीएजी होते हैं, कैग होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन का होता है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कह रहा है रेसिड्यूशनल पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे कभी कभी अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, ये कह रहा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट के होती, सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाए तो कैसे, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कैसे।
एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, पानी पी लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट कितने लोगों से मिलकर के बनती है? प्रेसिडेंट पहला, लोकसभा, एंड तीसरा आपका राज्यसभा होती है। इनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया था, और उनके एक ग्रुप बनाया जाता है जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर। एक सिलेक्ट किया जाता है, उनको हम मिनिस्टर के रूप में करते हैं। और जब ग्रुप बन जाता है तो इसको कहते हैं काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर होता है। तो पहली चीज यहाँ पे एक लाइन हो जाती है। एक सेकेंड, और इसको हेड, हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसके लिए? एड एंड एडवाइस करता है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, एडवाइस करता है, बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ कुछ लोग भूल जाते हैं कि जो लोकसभा होती है 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है, कभी डिजॉल्व नहीं होती। बात समझ गए? अगर मान लीजिए आप कहते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, तो ये भी तो डिजॉल्व हो जाते। तो ये भी नहीं, तो राज्यसभा भी डिजॉल्व होती है क्या? नहीं ना। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है दोस्तों ना, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। भले मेंबर यहाँ से आया हो या यहाँ से, अगर मान लीजिए डिजॉल्व हो जाती है, और तो जो इसका मेंबर होता है तो इसमें चले जाएगा, इसका मेंबर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ गए? डिजॉल्व हो जाती है, और हर 5 साल पे होती है। जैसे इस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिजॉल्व है, कोई काम नहीं हो रहा है। बात समझ गए? अब सरकार बनेगी जून में, तो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नए नए मिनिस्टर को चेहरा आएगा। राजनाथ को हो सकता है और डिमोशन कर दे। और भाई तो समझने वाली बात ना, इतने बड़े गद्दावर लीडर मिनिस्टर ऑफ द होम होते हैं, और उनका डिमोशन करके डिफेंस मिनिस्टर बना देते हो। भैया वित्त मंत्री बना दिए होते हैं, भले नॉलेज ना हो, ठीक है, लेकिन मंत्रियों को क्या आता? कुछ नहीं, भाई ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं तो उनको किए होते। वैसे बड़ा दुख होता है, लेकिन अब राजनाथ सिंह बड़े मेहन आदमी हैं, बारीक आदमी हैं। तो वो कुछ भी हो, जैसे वो थे ना रामविलास पासवान, सरकार किसी भी पार्टी का, उनको एक मिनिस्ट्री फिक्स होती थी, चाहे लेफ्ट की हो, चाहे राइट की हो, चाहे सेंटर की, जिसकी भी। वो सबके साथ जो है कि वो ऐसे एक साहब थे, सब में घुल जाते थे। ठीक है, चाहे जिस कलर में घुल जाते थे। तो वैसे राजनाथ भी हैं, भैया कुछ दो दे दो। राजनाथ, मोदी जी को समझना चाहिए था, अब क्या बताया जाए। चलिए, देश की विडम्बना ही है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं हम, आगे आकर के बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक सेकेंड, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में, और इसको चेयर कौन किया गया था? चेयर किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में आपको करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100A, 108 के बाद में माउंट बेटन प्लान के बारे में पूछ रहा है, जो डिवीजन ऑफ द इंडिया का। फिर उसके बाद जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 110, गवर्नर ऑफ द स्टेट में टेंडर रेजिग्नेशन, किसको दे देगा अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को देगा, या होम मिनिस्टर को, स्पीकर असेंबली, एडवोकेट जनरल को। तो आपको पता करना है। तो जनरली बात देखिए, ऑप्शन ये सही होना चाहिए। आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, गलत बता दूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कौन सा फंक्शन है? मेकिंग लॉ, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव, अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलिंग टैक्सेशन। सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा किया। पार्लियामेंट का लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। टैक्सेशन की, इनकम टैक्स रिटर्न कितना देना पड़े, 25, 50, 75, जीएसटी कितनी देनी पड़े। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द पार्लियामेंट। तो आपके एक दिमाग में खुरापात आनी चाहिए, प्रेसिडेंट भी तो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, पार्ट तो है ही, लेकिन ये पर्सनल बात है। राज्यसभा का मेंबर नहीं अपॉइंट करता है ना। 400, 500, 1000 बैठे होते हैं, मुश्तंडे, मूछ रख के एकदम खाकी पहने होते हैं लोग, होते हैं ना सब। तो वो छोड़िए वो सब।
देश का दुर्भाग्य ही है। Barring the exception, no law providing preventive detention shall be authorized determined in the course of the period। कह रहे हैं इनमें से कुछ केस को छोड़ दिया जाए तो प्रिवेंटिव केस में डिटेंड किया जाता है उनको कितने मंथ तक कंट्रोल में किया जा सकता है, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है, 3 महीना, 4 महीना। तो ये वीक वाला बात तो नहीं है, 1 मंथ को आप कंसीडर करिएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 22 है और 20 में आता है। ठीक है, 22 में देखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 12 में, चेंज मेड बाय द 42, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 76 फंडामेंटल ड्यूटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐड किया गया। ठीक है, और बेस किसके कहने पे ये किया गया? राजमन्नार, इंद्रजीत, जीवी के राव कमेटी। तो हमने शुरू में कहा था कुछ कमेटियाँ होती हैं उनका बड़ा ही पॉपुलर होता है। तो सवर्ण सिंह होते हैं, तो सवर्ण सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी इंदिरा गांधी इस्टेब्लिश करती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविज़न लाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान लोग बस फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे, फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत से रिकमेंडेशन दिया। सवर्ण सिंह 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, सवर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया। और फिर उसमें आपका पार्ट 4 ए जोड़ा गया और आर्टिकल आपका 51 ए जोड़ा गया। और एट प्रेजेंट में टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है जो आपकी, ये आपकी 11 है। लास्ट में एक जोड़ा गया, ओरिजिनल में जो है कि आपकी 10 थी। ठीक है, राजमन्नार कमेटी, उसके बारे में देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग which among the following the system of representation is adopted for the election member of the Lok Sabha। अभी को देखिए, फर्स्ट पास्ट पोस्ट बाइनिमल सिस्टम, आपको क्या करना है कैसे, क्योंकि अभी आप वोट देंगे, आपको पता होना चाहिए। पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करिएगा मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिस्टम से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेड टू इनैक्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क एक्ट। देखिए एमसी एक दो है, एक होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1909 में होता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो होता है आपका 1919 में होता है। तो आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का होता है। ठीक है, चीज। अब आगे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? स्टेट बाउंड द इम्पोर्ट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन द पर्सन। इक्वल ट्रीटमेंट होता है। स्टेट कैन जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन टू सिमिलर, स्टेट कैन जस्टिफाई एन अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन टू सिमिलर सिचुएशन पर्सन इफ देयर इज सच प्रोसीडिंग अनइक्वल ट्रीटमेंट। अभी कह रहे हैं आर्टिकल 14 के बारे में बात। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने सभी क्या है? बराबर हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आर्टिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड इज ए नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए अभी 3-4 साल पहले क्या हुआ कि बैकवर्ड कमीशन को भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। दैट्स वाई बोथ कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम बात करेंगे 17 की। कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, देखिए हमने पहले ही सवाल का जवाब बता दिया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कितने लोगों से मिलकर बनती है? हमने कहा था प्रेसिडेंट से, लोकसभा, राज्यसभा। फिर उसका राज्यसभा इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम 1951। ये तो आपको डिसाइड करना कब किया गया, क्योंकि जनरल इलेक्शन कब किया गया पहली बार? 1952 में। ठीक है, उसके पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही थी ना, डोमिनेंट स्टेटस पे था, इलेक्शन थोड़ी हुआ था। 51 में जनरल इलेक्शन पहली बार हुआ, 52 में सॉरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो एमंग द फॉलोइंग लोकसभा द शॉर्टेस्ट पीरियड, 2nd, 5th, 9th, 12th बात कर रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो 13 दिन के वही प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं। हार नहीं मारूंगा, रार नहीं ठारूंगा, मौत के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, एक कविता है, आपको याद होना चाहिए, बहुत पॉपुलर रहती है। वो हमारे बीच में नहीं रहे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग राज्यसभा इज द लार्जेस्ट नंबर। कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट आती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो कि आपका उत्तर प्रदेश से आती है, 31 होती है। ठीक है, राज्यसभा में। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा जाती है 70, यूपी से, उल्टा प्रदेश से। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये हमने बात किया, जो पार्ट 2 का डिस्कस करने वाला था मैंने, CBI DSP रैंक की LDC की जो पोस्ट थी उस कॉन्टेक्स्ट में। आगे फिर हम ऐसे सीरीज चलाते रहें। तब के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। गुड नाइट।